हेलो बच्चों, चलो एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ एक नई सफ़र शुरुआत करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं छंद। कौन सा टॉपिक है ये हमारा? छंद टॉपिक है ना। हम लोग का ये कौन सा टॉपिक है? छंद टॉपिक है। छंद टॉपिक में हम पहला हेडिंग ले रहे हैं सोरठा। सबसे पहले सोरठा के बारे में कुछ समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, सोरठा जो होता है ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, यानी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है, सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है ना, सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद होती है। अब देखिए, यहाँ मैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश यहाँ बनाया हूँ, यानी ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे है। ठीक है ना, यानी इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, कौन कितनी कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं। और इसके दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये बात आपको समझ में आया? फिर से, सोरठा जो होता है, सोरठा जो होता है एक क्या होता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण? 1 2 3 4, इसमें 4 चरण होते हैं। फिर पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। अगर ये आपको बात समझ में आ गया, अगर ये बात आपको समझ में आ गया, अगर ये बात आपको समझ में आ गया, अगर ये बात आपको समझ में आ गया, तब आप बताइए कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप बताएंगे कि 11। ठीक है, यहाँ पहला पूछे या पहला और तीसरा पूछे, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे। सोरठा कह रहा है कि सोरठा छंद के पहले, आ गया ना, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, आगे सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी, ये याद रखना है। अब दूसरे और चौथे में कितना होता है? 13 मात्राएं। ऐसे करके दे सकता है, 13 ऐसे दे सकता है, या फिर जो ऑप्शन में दिया है ये दोनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है ना, तो यानी हमें याद करना है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं आपको टोटल बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं कि सोरठा में जो होता है उसमें 11 मात्राएं, ठीक है, और 13 मात्राएं, ये आप जान रहे हैं। तो ये है पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब ये गिनने पे हमें कितना मिलना चाहिए? पहला वाला 13 नंबर, और ये गिनने पे मुझे 11 मिलना चाहिए, और ये गिनने पे मुझे कितना मिलना चाहिए? 13 मिलना चाहिए। तो चलिए हम मात्रा गिन करके आपको बता रहे हैं। जहाँ आपको आ की मात्रा दिखे वहाँ आप कहीं न कहीं दीर्घ लगाएंगे। जहाँ आपको छोटी ई की मात्रा दिखेगी वहाँ आप कहीं न कहीं लघु लगाएंगे। ठीक है ना।
तो अब चलिए हम बताते हैं आपको ये कहाँ कहाँ आपको ये मात्रा नज़र आएगी, आपको कौन कौन सी मात्रा लगानी है। ठीक है, अब देखिए जहाँ आ की मात्रा आएगी, ठीक है, जहाँ बड़ी ई की मात्रा आएगी, जहाँ बड़ा ऊ का मात्रा आएगा, जहाँ ए की मात्रा आएगी, जहाँ ए की मात्रा आएगी, जहाँ ओ की मात्रा आएगी, बस में आया, जहाँ औ की मात्रा आएगी, इन सब जगहों पे प्यारे बच्चों हमें कहीं न कहीं हमेशा क्या लगाना है, क्या लगाना है, यस लगाना है। यस मतलब ये दीर्घ लगाना है। ठीक है ना, बात समझ आया। और जहाँ छोटी मात्रा आपको नज़र आएगी, छोटी मात्रा, जहाँ आपको छोटी मात्रा नज़र आएगी, आप वहाँ कहीं कहीं न कहीं आप इस तरीके से एक डंडा पार देंगे, जिसको हम एक काउंट करते हैं। इसका मतलब क्या, हम दो काउंट करते हैं। बात समझ में आया। चलिए यहाँ कितना है, दो है। यहाँ छोटा ऊ का मात्रा इसलिए एक, यहाँ छोटी की मात्रा एक, यहाँ अकेले र है एक, यहाँ अकेले त है एक। बस में आया। यहाँ छोटी की मात्रा है एक, यहाँ छोटी की मात्रा एक, यहाँ डबल मात्रा है इसलिए दो, और यहाँ एक। ठीक है ना। अब गिनिए कितना हो रहा है। पहला नंबर ये दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, एक सात, एक आठ, आठ दो 10, एक 11। तो पहले वाले में 11 किस में होता है, दोहा में होता है कि कुंडलियम होता है कि रोलम होता है। तब आप कहेंगे अभी हम तुरंत पढ़ के आ रहे हैं, अभी हम तुरंत पढ़ के आ रहे हैं कि पहले वाले में जब होता है तो क्या होता है, पहले वाले में जब होता है तो होता है सोरठा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, फिर वही काम करना है। देखिए एक मात्रा हो गया, छोटा एक मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा एक का मात्रा आ गया, यहाँ दो आ गया, हुआ पे अकेले, टे पे अकेले, का पर एक मात्रा दो, एक का मात्रा है ना, ब पे एक मात्रा बड़ा है दो, न पे अकेला एक। अब यही गिनना है, पहले में दो, फिर दो दो चार, चार दो छः, छः दो आठ, आठ दो 10, 10 से 11। तो पहले में 11 आता है किसमें गुरु, सोरठा में। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अब चलिए आप मेरे साथ लिखिए। पहला पहला बताइए क्या रहेगा, एक रहेगा। क्यों सर जी, कहेंगे ये छोटी की मात्रा है। दूसरे में ख, ख अकेला है इसीलिए एक, क अकेला है इसीलिए एक, र अकेला है इसीलिए एक, ल पे ओ की मात्रा है इसीलिए दो, है पे छोटी की मात्रा इसीलिए एक, त अकेला है इसीलिए एक, ल पर एक मात्रा है इसीलिए दो, ख अकेले है इसीलिए एक। चलिए इतना गिनिए, गिन के बताइए। तो ये दो हो गया, दो चार, और चार ये दो छः, छः दो आठ, आठ दो 10, 10 से 11। तो पहले वाले में जब 11 आता है तब आप कहेंगे सर जी ये सोरठा होता है, क्योंकि सोरठा में पहले पहले और तीसरे चरण, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। बात समझ में आया। चलिए ठीक है। अब देखिए सोरठा कह रहा कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, बताइए। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। तो यानी कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अभी तक नहीं पूछा है, ये आप देखिएगा। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको अच्छे बच्चों की तरह। आगे
सोरठा छंद की परिभाषा लिखिए। तो लिखेंगे सोरठा एक अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक क्या है, छंद है। ठीक है ना। इसमें कितने चरण होते हैं, तो कहेंगे इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण होते हैं। तो इसमें क्या, इसके पहले देखिए यहाँ पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस यही याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये मात्रा लगाए हुआ, ये आपको जानना चाहिए। ये जय पे ओ की मात्रा है, इसलिए 2 लगाया है। स पे छोटा ऊ की मात्रा है, इसलिए 1 लगाया है। मैं पे छोटी ई की मात्रा है, इसलिए 1 लगाया है। र अकेले है, इसलिए 1 आया है। त अकेले, इसलिए 1 आया है। यहाँ देखिए स पे छोटी की मात्रा है, 1 आया है। ध पे छोटी की मात्रा 1 आया है। ह पर ओ की मात्रा है, 2 मात्राएं, और ई छोटी है इसीलिए 1 आया है। अब गिनिए, पहला यहाँ 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11। देखिए पहले में 11 मात्रा है। अब पहले में 11 होता है तो बताइए क्या होता है, तो बताना क्या है, सोरठा होता है। बात समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है ना। इस तरीके से आप बताओगे, समझ जाओगे। चलिए फिर से बता रहे हैं। देखिए ग पे 1, हाँ, ग पे 1, हाँ, ना पे, हाँ, आ के बड़ा की मात्रा ना, इसलिए 2 हो जाएगा। यह 1, क 1, देखिए ऊपर भी मात्रा लगा हुआ है। क अकेले है, र छोटी की मात्रा है, वह अकेले है, र अकेले है, ब अकेले है, द अकेले है, और न अकेले है। तो जब अकेला रहेगा तो 1 डंडा, जहाँ बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, वहाँ इस तरीके से दीर्घ लगेगा। देखिए यहाँ क सिंगल, र सिंगल, है पे छोटा ऊ की मात्रा सिंगल, ए सिंगल, पास में आया, ए सिंगल, न सिंगल। इस तरीके से बात समझ में आपको आ रही होगी। सपरोक मात्रा है डबल। देखिए यहाँ ग्रह है, ग्रह है, तो जब ग्रह है तो यहाँ ग और र 2 है, 2 शब्द है, इसीलिए यहाँ 2 आया है। ठीक है ना। है अकेले है, सपरोक मंत्र आया है 2, और ये अकेले। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप इस तरीके से कहीं ना कहीं कर लेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं, अब चलते हैं हम रोला पे। ठीक है ना। चलते हैं रोला पे। तो रोला कह रहा है कि रोला छंद में, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला में कुल कितने चरण, 4 चरण होते हैं। रोला में कुल 4 चरण होते हैं। अब देखिए कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं, तो आपको याद रखना है प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितने, 24-24 मात्राएं होती हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अब देखिए कह रहा है कि रोला किस प्रकार का छंद है। देखो वहाँ नहीं पूछा था कि यहाँ पूछ लिया। तो रोला एक सममात्रिक छंद होता है, जबकि दोहा हुआ, दोहा हुआ या फिर सोरठा हुआ, ठीक है, सोरठा हुआ, ये दोनों कहीं न कहीं क्या होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। और जबकि रोला जो होता है ये सममात्रिक छंद होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, तो अभी पढ़े हैं हम। रोला जो होता है सममात्रिक छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। और दोहा, दोहा तो अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा, सोरठा तो अर्ध सममात्रिक छंद है। चलिए ठीक है, आगे चलिए।
आगे चलिए दोस्तों, यहाँ लिखा है रोला छंद। क्या लिखा है? रोला। तो रोला क्या है? रोला तो भाई साहब एक सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो देखिए अंत में, देखिए यहाँ 2 2 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 4, तो ये आ गया 24। फिर से आप गिन करके एक बार मुझे बताइएगा। आगे देखिए दोहा आ गया। दोहा, ध्यान दीजिएगा इस पे। दोहा छंद का ठीक उल्टा क्या होता है? तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है ना। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। याद करिएगा, दोहे दोहे का उल्टा जो होता है, दोहे का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? सोरठा होता है। ठीक है ना, सोरठा। चलिए ठीक है। दोहा छंद की परिभाषा नहीं पूछेगा, मैं फिर से बात बता दे रहा हूँ। केवल इसमें क्या पूछेगा? तो देखिए दोहा के बारे में। दोहा क्या है? दोहा क्या है? दोहा एक अर्थ सम्मात्रिक छंद है। और क्या? दोहे के प्रथम और तृतीय यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस यही याद करना है। तो ये पहले नंबर पे, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो देखिए पहले में कितना है? 13। देखिए तीसरे में कितना है? 13। तो दोहे के बारे में, दोहा के बारे में याद करना है। दोहा के बारे में कितने चरण? 4। कैसा छंद है ये? अर्ध सम मात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सम मात्रिक छंद। पहले और तीसरे में देखिए, पहला और तीसरा में कितना? 13। फिर दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कितना है? 11 मात्रा। बस इतने में फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा ये ख़त्म हो गया है, इसमें आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। बाय। अब मिलते हैं नए वीडियो में। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए आप, हम सबसे आसान टॉपिक लेके आए हैं। सबसे आसान टॉपिक है, ऐसे नंबर पा जाएंगे, केवल थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका ये नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर से मैं जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये आप मान के चलिए कि 20 में से एक नंबर भी कम नहीं होगा। एक नंबर कम होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, एक नंबर कम नहीं होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो बहुविकल्पी है, जिसे MCQ क्वेश्चंस बोलते हैं, वो आपका 20 में 20 नंबर आएगा। 20 में 20 नंबर, एक नंबर नहीं कटेगा मित्र। चलिए ठीक है। अब ये उपसर्ग टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? उपसर्ग टॉपिक है। उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग में जो होता है, उपसर्ग में जो शब्दांश होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले लगे होते हैं। ठीक है ना, ये पहले लगते हैं। क्या लगते हैं? पहले लगते हैं। तो निर्दय में अगर बात करते हैं, निर्दय में, तो इसमें क्या है? इसमें निर है तब दय है। ठीक है ना। तो इसका निर्दय में निर उपसर्ग है। जो पहले लगेगा वही उपसर्ग है, जो पहले लगेगा वो उपसर्ग है। देखिए आगमन में, देखिए आधन गमन है। क्या है? आधन गमन है, इसीलिए आ पहले आ रहा है, इसलिए उपसर्ग हो गया है। आगे चलते हैं। देखिए आप आंसर मत जाइएगा, केवल समझिए। आप समझिए, अगर समझे रहेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी देगा तो आप पूरी तरीके से सही करके आएंगे। ठीक है, फिर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा क्या सही है क्या नहीं सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि अनुरूप शब्द में प्रत्यय उपसर्ग, देखिए प्रयुक्त उपसर्ग है, सॉरी, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनु धन रूप, पहले अनु है तब रूप है। पहले कौन आ रहा है? अनु। तो देखिए अनु हो गया उपसर्ग।
आप बताइए सुगम का उपसर्ग कौन सा है? तो पहले सु आ रहा है, फिर गम आ रहा है। तो देखिए सु जो है ये क्या है? ये उपसर्ग है। अब आप कहेंगे सही सुग भी हो सकता है ना, ऐसे तोड़िए ताकि दोनों शुद्ध शुद्ध शब्द रहें। देखिए अगर हम तोड़ेंगे तो सु शब्द हो गया और एक यहाँ गम शब्द हो गया। तो अपने आप में गम भी एक ठीक ठाक है और सु भी अपने आप में ठीक ठाक शब्द है। लेकिन अगर सुग रहेगा और मैं रहेगा तो ये शुद्ध शब्द नहीं है। सु मतलब सुंदर हो जाएगा, ठीक है ना। गम शब्द दोनों अलग अलग हैं। आगे देखिए, अब ये थोड़ा सा कठिन है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा टफ होता है वो ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। देखिए अभ्यागत की बात करते हैं। अभ्यागत, तो अभ्यागत में पहला शब्द होता है यहाँ अभि, अभिधन आगत होता है। आगत, अभिधन आगत होता है। तो पहले क्या आ रहा है? पहले क्या आया? कहेंगे अभी आया। तो कहाँ है अभी भाई? अभी कहाँ है? अभी चौथे नंबर पे है, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा है कि अपव्यय, यहाँ लिखा ना अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो पहले अप धन व्यय होता है ना। पहले अप है, उसके बाद धन व्यय है। तो अप पहले आया है, इसका मतलब ये उपसर्ग है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु, देखिए अनुधन करण में है, अनुधन शासन में है, अनुधनवाद में है, लेकिन अनुत्तीर्ण में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अनुत्तीर्ण में अनधन, अनधन उत्तीर्ण है, ठीक है। अनधन उत्तीर्ण है तो ये अन है। चूँकि क्या पूछा है? क्या पूछा है? अनु पूछा है। तो अनु किस में आएगा? देखिए अनु यहाँ है, अनु यहाँ है, अनु यहाँ है, इसमें नहीं है। तो इसी ऑप्शन नंबर सी। बहुत डिटेल में बता दे रहा हूँ। आगे देखिए अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुचर में। तो अनुचर में क्या है? पहले अनु तब चर, पहले अनु फिर चर, ठीक है ना। आगे चलिए, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुग्रह में। तो पहले अनु धन ग्रह, ठीक है ना। आगे जो पहले आएगा वही है। चलिए आप बताइए अधिग्रहण में, अधिग्रहण में क्या है? तो अधि, ये देखिए इसमें अधि आ रहा है और इसमें ग्रहण आ रहा है। तो जो अधि शब्द है यही उपसर्ग है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये बताइए निर्जन में क्या है? निर्जन में तो निर्धन जन। देखिए ये नीर लिखा है, ये नीर लिखा है, जबकि ये निर लिखा है, ठीक है ना। तो यही होगा, यही निर। आगे कह रहा है कि उपसर्ग से बना कौन सा शब्द नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उप नहीं है? देखिए उपनाम है, उपदेश है, उपवन है, लेकिन ऊपर में उप नहीं है, ठीक है ना। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण, पर्यावरण तो ये होता है परिधन आवरण, परिधन आवरण, इसका मतलब इसमें परि उपसर्ग है। उपदेश में क्या है? उपदेश में उप है, ठीक है। उपदेश में उप है, बात समझ में आ रही होगी। कह रहा है कि अब शब्द बनाना है, ठीक है ना। ये शब्द बनाने के लिए देगा नहीं, ये बनाने के लिए देगा नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए। अब जानना क्या है? अनादर में अनुपसर्ग है, उपकार में उप उपसर्ग है, सुयोग में सु उपसर्ग है, अभिवादन में अभि उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, ठीक है ना। इसके बाद सहपाठी में सह उपसर्ग है, ठीक है, सह उपसर्ग है। आगे निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द लिखिए, ठीक है ना, तीन से। तो ये है, इससे आप शब्द लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ऐ से अज्ञान, अजय और अतर्क, अधि से अधिकार, अधिगम, अधिनायक, उप से उपदेश, उपवन, उपहार, अभि से अभियान, अभिशाप, अभिनेता, अभिषेक, ये सब बहुत लिख सकते हो आप। पर से परिभ्रमण, परिधि, परिक्रमण। तो देखो ये शब्द जो हैं हमेशा ये पहले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहले बताओ, ये पहले आ रहे हैं कि नहीं? देखो
अज्ञान में अ पहले आ गया, अजय में पहले आ गया, अतर्क में पहले आ गया, अधिकार में पहले आ गया अधि, अधिगम में अधि पहले आ गया। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये क्या है, उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आगे चलिए कुछ प्रैक्टिस और हो जाए, कुछ प्रैक्टिस और हो जाए। देखिए आगम में पहले अ आया कि नहीं आया, सर आ गया। अधिकार में अधि आया कि नहीं आया, आ गया। अनुकरण में अनु पहले आया कि नहीं आया, आ गया। सहपाठी में सह पहले आया कि नहीं आया, आ गया। अपमान में पहले अप आया कि नहीं आया, आया। सुगंध में पहले सु आया कि नहीं आया, आया। जब ये पहले आ रहा है, जब ये पहले आ रहा है तभी तो ये उपसर्ग है, तभी तो ये प्यारे बच्चों उपसर्ग है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए फिर कह रहा है कि अटल में ए, अधिनायक में अधि, अनुशासन में अनु, सुंदर में सु, परिणाम में परि और निर्भय में निर। तो यही सब क्या है, उपसर्ग हैं। बहुत प्रैक्टिस हुआ। आगे देखिए सहकर्मी में सह, सहयोगी में सह, शुभ देखिए सुभाषित है और सुशील है तो इसमें सु है। सुधन देखिए यहाँ से ऐसे सुधन भाषित होता है, ठीक है ना, सुधन भाषित होता है तो इसका मतलब पहले सु तो आया और जब पहले सु आ गया इसका मतलब सु उपसर्ग है। ऐसे अपमान में क्या है तो कहेंगे अप उपसर्ग है। कहेंगे अपशब्द में क्या है, कहेंगे अप उपसर्ग है। कहेंगे परिक्रमण में कहेंगे परि उपसर्ग है, ठीक है ना। ऐसे चलिए ठीक है, बताइए अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, कहेंगे सर अनु है। कहेंगे अपमान में क्या है तो कहेंगे सर अप है। कहेंगे अधिकार में क्या है तो कहेंगे सर अधि है, ठीक है ना। यही लिखा है, अनुकरण में अनु, परिवार में परि, अभिवादन में अभि, अपमान में अप, सुगम में सु और अधिकार में अधि। तो आप बोलिए कमेंट में आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अनागत में अन, अनुचर में अनु, अभिमान में अभि, परिसीमा में परि, स्वागत में सु, ठीक है ना। आगे निर्वाह में निर, अपकार में अप, अपमान में अप, अधिकार में अधि, अधिक में अधि, फिर अकाल में अ, अमूल्य में अ, अभिलाषा में अभि, अभिप्राय में अभि। तो देखिए हजारों शब्द आप समझ चुके हैं। देखिए अधिनियम में अधि आ गया, यहाँ अधिकरण में अधि आ गया, सहज में सह आ गया, सहवास में आ गया, उपवन में पहले उप आ गया, उपनिवेश में पहले उप आ गया, अभिवादन में पहले अभि आ गया, अभिगमन में पहले अभि आ गया, सुरक्षा में सु, सुरम्य में सु। ऐसे बहुत शब्द हैं। अब देखिए अनावश्यक में अन आ गया, सहपाठी में सह आ गया, अपमान में अप आ गया, अभिमान में अभि आ गया, उपकार में उप आ गया, अधमरा में अध आ गया। अधमरा हो या अधपका हो, ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। चलिए अधिकार में अधि आ गया, निर्धन में निर आ गया, अनाथ में अ आ गया, अपवाद में अप आ गया, सुपथ में सु आ गया। आगे देखिए अनमोल में अन आ गया, अपवाद में अप आ गया, अनुगमन में अनु आ गया, उपवन में उप आ गया, उपमुख्यमंत्री उपमंत्री में उप आ गया, उपमंत्री में उप पहले आ गया और इसके बाद मंत्री शब्द बाद में आए। तो मंत्री जी बाद में आए हैं लेकिन उप तो पहले आया है, इसीलिए उप उपसर्ग है। देखिए अभिमान में अभि, आगे आगे जल्दी देखिए असमय में अ, देखिए शब्द सही सही तोड़िए। पहले अ, अधन समय, तो समय भी सही है, अ भी सही है, तो अ ही क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अधिवास में अधि, अनुमान में अनु, सहपाठी में सह, अभिमान में अभि और सुलभ में सु हो जाएगा, ठीक है ना। सुलभ में सु हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए प्रत्यय की बात आ गया। किसकी बात आ गया, प्रत्यय की बात आ गया। अब प्रत्यय क्या होता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें। देखिए
अगर हम बात करते हैं प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होता है ये हमेशा बाद में लगता है, ठीक है ना। अभी तक उपसर्ग का टोटल खेला अब देख चुके हैं, पूरा खेला खेल चुके हैं आप कि उपसर्ग जो होता है उपसर्ग पहले, अब प्रत्यय जो होगा यहाँ लिखा है बाद में। कोई दिक्कत? यानी प्रत्यय जो होगा वो कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। तो देखिए अब केवल एहसास करना है आपको लास्ट में क्या आ रहा है, अंतिम में क्या आ रहा है। अंतिम में क्या आ रहा है? जो अंतिम में आपको आभास होगा, जो अंतिम में आपको आभास होगा वही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बिना देर किए अब हम समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप चैनल कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है ना। शेयर करेंगे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है भाई। चलिए ठीक है, इधर देखिए, इसमें है भलाई। देखिए भलाई में आई, भलाई आई आ रहा है ना, इसलिए इसमें आई प्रत्यय है, ठीक है ना। देखिए प्रत्यय की बात करते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक तद्धित प्रत्यय होता है, एक कृदंत प्रत्यय होता है। दिया नहीं है, एक तद्धित प्रत्यय होता है और एक कृदंत प्रत्यय होता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि आई प्रत्यय किस में लगा है? महानतम तो नहीं है, महानता लघुता में नहीं है, लेकिन लिखाई में आई, देखिए आ गया ना, लिखाई में आई, इसीलिए इसमें लिखाई में ही आई प्रत्यय छिपा हुआ है। अब देखिए दैनिक में कौन सा प्रत्यय छिपा हुआ है? तो दैनिक में इक प्रत्यय छिपा हुआ है। देखिए दैनिक इक, दैनिक इक, ऐसे ऐसे आप बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महानता में किस शब्द का किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है महानता में? तो महान और ता होता है, इसलिए इसमें आ जाएगा ता, महान और ता, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, एक एक शब्द बनाइए। तो चलिए बनाते हैं शब्द, चलिए शब्द को बनाते हैं। ये आई प्रत्यय लगाना है तो भलाई, लिखाई, ये हो जाएगा। ता जैसे जड़ता, जैसे प्रभुता, ये शब्द। हट घबराहट, पट बनावट, ये वट है, ठीक है, वट शब्द है, वट से हो जाएगा बनावट। बस में ऐसे ऐसे और शब्द बनाने हैं, जैसे पा से बचपन, पन से, ये पन लिखा है तो पन कब आएगा लास्ट में? जब जोड़ेंगे तब बचपन। मित्रता में ता प्रत्यय, पढ़ाई में आई, घबराहट में आहट, घबराहट में हट है, घबराहट देखें घ भ घ ब रा ह ट, घबराहट। तो घबराहट में क्या मिल गया मुझे? हट, यानी हट प्रत्यय है। चढ़ावा में वा प्रत्यय है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाइए। देखिए बंधुत्व है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी त्व में बंधुत्व है या लघुत्व है, महानता में और लघुता में ता प्रत्यय है, थकावट में मिलावट में वट प्रत्यय है, पागलपन या बचपन में पन प्रत्यय है, चतुराई हुआ लंबाई हुआ इसमें आई प्रत्यय है, ठीक है ना। अब चलिए संधि आ गया, संधि को भी निपटा दिया जाए दोस्तों। संधि तो देखिए अगर हम बात करते हैं संधि, तो संधि का मतलब, देखिए संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। वास्तव में इसमें वर्णों का मेल होता है प्यारे बच्चों, इसमें वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। शायद बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं संधि की, अगर हम बात करते हैं संधि की, अगर बात करते हैं तो संधि के सबसे पहले दो भेद होते हैं, ठीक है। संधि सबसे पहले तीन भेद, स्वर संधि, स्वर संधि और एक विसर्ग होता है, एक विसर्ग होता है, एक व्यंजन होता है। तो आप केवल स्वर संधि ही पढ़नी है आपको स्वर संधि ही पढ़नी है। तो स्वर संधि में क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इससे पहले यहाँ लिखा है इत्यादि लिखा है, इत्यादि से मैं समझ गया कि आपको एक यण संधि पढ़नी है, ठीक है ना। तो देखिए जहाँ ये, जहाँ वह,
जहाँ रे, एक बार मिटा दें हम, एक बार मिटा दें, फिर आपको समझाने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक है ना, एक बार हम मिटा दें तब आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। देखिए फिर से देखिए, पहला जहाँ आपको ये व रे, अगर जहाँ आपको ये दिखता है, इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ कोई भी देखिए लिखे, कोई भी लिख रहा हूँ, अगर दोस्त आधा वर्ण आ जाए, देखिए य के साथ, व के साथ, र के साथ, अगर कोई आधा वर्ण आ जाए यानी आधा अक्षर आ जाए, तो समझिएगा वहाँ 100%, कितना 100% वहाँ 100% वहाँ कौन सी संधि होगी, तो वहाँ कहेंगे सर हमेशा वहाँ यण संधि होगी। ये बात आप 3 याद करिए। अभी देखिए हम संधि खत्म कर दे रहे हैं। देखिए यह आया कि नहीं आया, यह के साथ तय है, आधा वर्ड है कि नहीं है, तो इसीलिए क्या है, यण संधि। देखिए स्वागत में वह आया कि नहीं आया, आया, इस वह के साथ आधा वर्ण स है कि नहीं है, तो इसका मतलब यह भी क्या है, ये यण संधि है। लेकिन इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो सुधन आगतम, स्वागतम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए प्रत्येक की बात करते हैं, तैया के साथ आधा वर्ण है कि नहीं है, तो मार दो, कहे फिर देख रहे हो, यानी हो गया ये प्रत्येक। प्रत्येक में प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, यानी यही यण संधि है। क्या है, यण संधि है। अब देखिए हर्यत्र में, हर्यत्र शब्द है, तो हर्यत्र में हरिधन अत्र होता है। क्या होता है, हरिधन अत्र। ठीक है ना, आगे देखिए, यहाँ इत्यादि में देखिए ध्यान से, इत्यादि में देखिए यह के साथ आधा, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, ये यह है, यह के साथ देखिए ये तय आधा है कि नहीं है कि नहीं है, अगर है तो ये क्या होगा, ये यण संधि होगा। क्या होगा, यण संधि होगा। यण संधि नहीं पूछा है, लेकिन संधि विच्छेद पूछा है, तो इति धन आदि हो जाएगा। इति धन आदि ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ अभ्युदय में यह आधा वर्ण है कि नहीं है, तो इसका मतलब यह भी यण संधि है, तो अभिधनोदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, यद्यप भी कोई हो जाए, यद्यप क्या है, देखिए यद्यप अगर ये आधा द ये पी, ठीक है, देखिए ये जो है, ये से पहले ये आधा वर्ण आया है। जब किसी पे हलंत लगता है समझ जाइएगा वह आधा वर्ण है, तो यहाँ भी आधा वर्ण आया है, इसलिए यहाँ यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना, आगे देखिए प्रत्येक में, स्वागत में, तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्या है, यण संधि है, ये दोनों यण संधि है। लेकिन तथा जो है ये वृद्धि संधि है, और ये पित्राज्ञा जो है ये कहीं ना कहीं यण संधि है। तो प्रतिधन एक, सुधन आगत, तथा धनियो, पितृधन आज्ञा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा यण संधि है। मधुधन अरि, मध्वर यण संधि है। लृधन आदेश, लादेश यण संधि है। इति धन अत्र, इत्यत्र यह भी क्या है, यण संधि है। ठीक है ना, आगे चलिए। निम्नलिखित में से, आगे बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि कीजिए। देखिए इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम दीजिए। ठीक है ना, दो का, तो देखिए यहाँ देखिए इति धन आदि इत्यादि है, इति धन आदि इत्यादि है, और जब आधा यह के साथ आधा कोई आ गया तो यण ना होगा। आगे देखिए प्रतिधन उत्तम, प्रति उत्तम, अब यह के साथ आधा वर्ण आ गया तो यण ना होगा। नारी उपदेश, नारी उपदेश, नारी धन उपदेश, ये क्या, नारी यानी क्या हो गया, यण संधि हो गया। लघु धन आदाय यानी लघ्वादाय, यानी यह भी क्या हो गया, यण संधि हो गया। सबसे आसान तो यही है। अब देखिए आगे, इति धन आदि इत्यादि, सुधन आगतम, स्वागतम, मनुधन अंतर, मनवंतर यण संधि, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। तो आपको कहीं ना कहीं यण संधि एक बार ज़रूर ध्यान से देख लेना चाहिए। न समझ में आए कमेंट बॉक्स करेंगे, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। आगे
निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए। पहला देखिए प्रत्येक में, अब भैया देखो यहाँ यह आ गया है, इसके साथ आधा वर्ण आ गया है, इसीलिए यह हो जाएगा यण संधि। ठीक है ना। तो प्रतिधन एक प्रत्येक, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, यदि धन अपि यद्यप, अब प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम, ये हो गया। आगे चलिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि संधि विच्छेद, कह रहा है कि दो संधि विच्छेद कीजिए संधि का नाम। नीचे देखिए आप केवल, मनुधन अंतर मनवंतर, आदि धन अंत आधांत, इति धन उक्तवा इत्युक्तवा, अब पितृधन आकृति पित्राकृति। ठीक है ना। आगे देखिए, सदा धन यो सदैव, ये इम्पॉर्टेंट, देखिए ये बदल गया, ये वृद्धि संधि आ गया। तो सदा धन यो सदैव, तो जहाँ आपको अ की मात्रा दिखे, जहाँ आपको औ की मात्रा दिखे, वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है। फिर ट्रिक आपको आ गया, देखिए सदैव में अ का मात्रा है वृद्धि संधि, यहाँ अ की मात्रा है वृद्धि संधि, और बाकी ये के साथ आधा वर्ण है, इसलिए ये यण संधि। ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से, अब देखिए यहाँ तदैव में अ की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है, तो इसीलिए इसमें जब अ औ है तो इसीलिए ये क्या है, ये वृद्धि संधि है। ठीक है ना। और इसमें इति धन आदि, असुधन आगतम, महाधन औषधि, तदा धन यो तदैव। ये लास्ट टॉपिक है, मनुधन अंतर मनवंतर, सुधन आगतम स्वागतम, वन धन ओकस वनौकस, अमत धन ऐक्यम मतैक्यम। देखिए हमें मतैक्यम में यहाँ देखिए आय की मात्रा है, यहाँ देखिए औ की मात्रा है, इसलिए ये दोनों जो हैं ये वृद्धि संधि हो गए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद, यहाँ देखिए, ऊपर नहीं यहाँ नीचे देखिए, एग्जाम्पल है, केवल आप उदाहरण देखिए, आपका काम है उदाहरण देखना। देखिए औ की मात्रा है वृद्धि संधि, औ की मात्रा है वृद्धि संधि, और यहाँ य के साथ आधा वर्ण है यण संधि। यहाँ औ की मात्रा है वृद्धि संधि, औ की मात्रा है वृद्धि संधि। ठीक है ना, यही ध्यान देना है। देखिए अ की मात्रा है वृद्धि संधि, औ की मात्रा है वृद्धि संधि, और बाकी ये आधा वर्ण लेके आता है, इसलिए ये हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए, ये वाला चार्ट आप याद करके जाइएगा, ये वाला, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। एक धन एक एक एक, ये देखिए अ की मात्रा आ गया, इसलिए वृद्धि संधि। फिर देखिए अध्यय, बड़ा अ की मात्रा आ गया, इसलिए वृद्धि संधि। प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम यण संधि, अभिधन उत्तरम अभ्युत्तरम, इसलिए यण संधि, अभ्युदय यण संधि। तो जब फिर से य व र के साथ कोई भी आधा अक्षर आवे तो हमेशा हो जाएगा यण संधि। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।